हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनीषा आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमारी जो भी साइकोलॉजी की क्लासेस हुई उसकी ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हमारी जो साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसको हमने कमेंट सेक्शन में भी आपको बताया था। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो थी कि फादर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जो मैंने बताया था आपको कि एरिस्टोटल हैं वो थे अर्ली एजेस में, जब स्टार्टिंग में जब साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग हुई थी उस टाइम पे अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो कहा जाता है कि जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, ट्रू फादर ऑफ साइकोलॉजी, बेसिकली ये वर्ड है कि ट्रू फादर ऑफ साइकोलॉजी एरिस्टोटल को माना जाता है। और अभी जो हम पढ़ते हैं या बोर्ड जिसको मानता है वो है विलियम वुंट, तो आप उस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा। बाकी जो प्रॉब्लम थी कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसको भी कई बोल रहे थे कि विलियम जेम्स है, पर नहीं, काम दोनों ने एक साथ ही किया है। आई मीन विलियम वुंट ने भी काम किया है, विलियम जेम्स ने भी काम किया है। लेकिन अगर जून 2020 का आप टैट देखो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं वो कौन हैं, तो उसमें जो ऑप्शन है उसमें विलियम वुंट का नाम भी है, विलियम जेम्स का नाम भी है, और बोर्ड ने जो रिकॉग्नाइज किया है वो विलियम वुंट को किया है, जो मैंने आपको वही बताया है। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके जो फादर हैं वो विलियम वुंट को ही कंसिडर किया जाता है। हालांकि विलियम जेम्स का नाम हम नकार नहीं सकते, लेकिन जो कंसिडर किया जाता है वो विलियम वुंट को ही किया जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसके लिए हमने सॉरी भी बोला था, तो आप इस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम अगर साइकोलॉजी के किसी भी मतलब जो वर्ड होते हैं साइकोलॉजी में उन वर्ड को उठा लें तो किसी से भी मतलब प्रिंसिपल आप उससे बना सकते हो। मतलब इतने सारे प्रिंसिपल हो सकते हैं। जो ये डेवलपमेंट है, विकास है, इसके बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं। मतलब एक वर्ड के आप कई मीनिंग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वो 11 प्रिंसिपल को करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि आपका जो बच्चे का जो विकास है वो हर एस्पेक्ट में होना चाहिए या होता है। कौन कौन से एस्पेक्ट थे? वो था फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट। जो भी एस्पेक्ट होते हैं उन सभी में बच्चे का एक संपूर्ण विकास होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं विकास के सिद्धांत। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि ये जो कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल है इसके कहने का मतलब है कि विकास कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है, निरंतर चलने वाली एक ये प्रक्रिया है। ये एक मतलब कॉन्टिन्यूटी में जो विकास है वो हमेशा चलता रहता है। ये ग्रोथ की तरह एक एंडिंग प्रोसेस नहीं है कि ग्रोथ, क्या बताया था मैंने कि एक टाइम के आने के बाद क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन नहीं, ये जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो है एक कॉन्टिन्यूटी में हमारा जो विकास है वो होता रहता है। कहाँ से कहाँ? मैंने पहले भी बताया था, वूम टू टूम, यानी गर्भ से लेके कब्र तक हमारा विकास होता ही रहता है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, फिजिकल एस्पेक्ट में हो, इमोशनल या सोशल एस्पेक्ट में हो। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी कि हमारा जो विकास है वो कहाँ से कहाँ जाता है? वो जाता है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो हमारा विकास जाता है, यानी होल टू पार्ट। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, जब बच्चा छोटा होता है और जब वो रोता है तो वो पूरी बॉडी के साथ रोता है। जब रोएगा अपने हाथ भी मारेगा, पैर भी मारेगा, यानी पूरी बॉडी के साथ, होल टू पार्ट। जैसे जैसे बड़े होते चलते हैं हमें पता है कि हाथ पैर मारना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। मतलब हमें पता है कि कई बार तो रोते भी नहीं है, रोते भी अंदर ही हैं। मतलब जैसे अडोलेसेंस, अडल्टहुड का जो पीरियड होता है तब खासकर जो बच्चे होते हैं वो रोते भी नहीं हैं, आंखों से आंसू भी नहीं, उनको पता है कैसे हैंडल करना है। तो मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है,
होल टू पार्ट, मतलब बच्चा पूरी बॉडी के साथ कोई भी एक्टिविटी करेगा, पूरी बॉडी के साथ करेगा। हाथ को, मतलब अगर फिंगर का काम है तो पहले वो हाथ को उठाएगा, फिर बाद में वो फिंगर तक जाएगा। तो मतलब ये कहाँ से कहाँ जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर डेवलपमेंट जो विकास है वो प्रोसीड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब अनुमान लगाना। हम विकास का क्या है, अनुमान लगा सकते हैं। यानी यहाँ देखो मैंने एक लाइन लिखी है, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बोन्स ऑफ चाइल्ड, इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर एंड साइज, हिज एंड हर स्ट्रक्चर एंड साइज। यानी कि उसके बोन्स को देखकर, उसकी हड्डियों को देखकर हम उसके फ्यूचर में उसका जो साइज या स्ट्रक्चर होगा उसका पता लगा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जिसे बोला जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। आई थिंक ऐसा है प्रोवर्ब ये, कि मतलब छोटे होते ही पता लग जाता है कि ये आगे चलकर क्या करेगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम एक तरह से कि जो डेवलपमेंट है उसे हम अनुमान लगा सकते हैं देख के कि ये आगे चल के क्या करेगा। कई बार बोलते हैं ना कि ये बच्चे बहुत शैतान है, आगे चल के इनका क्या होगा। हम खुद भी ये प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि नहीं ये आगे चल के बहुत ये ऐसा ही रहेगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका विकास आगे चल के कैसा होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी सेम नहीं होंगे, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। अब जो ट्विंस की बात होती है, चाहे वो भले ही वो देखने में सेम हो, लेकिन उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, उनका एटीट्यूड अलग हो सकता है, उनकी जो पसंद नापसंद किसी चीज़ को लेके वो अलग हो सकती है। मतलब कोई ना कोई एस्पेक्ट तो ऐसा होगा जिसमें वो अलग होंगे। तो विकास का जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं उसका कहना ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी सेम नहीं होंगे, या तो वो किसी ना किसी एस्पेक्ट में वो अलग होंगे, या तो उनका संज्ञान अलग हो सकता है, इमोशनल जो डिस्टर्बेंस होती है उसमें वो अलग हो सकते हैं, कई ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, कई कम इमोशनल हो सकते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब यही है कि इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब बोला गया कि जो हमारे पास विकास है वो डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन में मतलब इन्होंने दो डायरेक्शन बताई, पहली बताई स्फेलोकॉर्डल और सेकंड बताई प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकॉर्डल में उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा विकास है वो हेड टू टो होता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे पाँव के नाखून तक हमारा विकास होता है, मतलब इस तरह से चलता है। डायरेक्शन, दिशा के बारे में बताया उन्होंने, दो डायरेक्शन बताई, स्फेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्फेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल से। तो पहला जो स्फेलोकॉर्डल है, स्फेलो सिर, यहाँ से आप याद रख सकते हो कि स्फेलोकॉर्डल में सर से लेके पाँव तक, मतलब विकास कहाँ से कहाँ, सर से लेके पाँव तक विकास होता है। किस तरह से, बच्चा खड़ा होने से पहले, जब छोटा होता है तो बच्चा खड़ा होने से पहले अपने सर को संभालना सीखता है। जब तक वो अपने हेड को संभालना नहीं सीखेगा तब तक वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी कि विकास कहाँ से कहाँ हो रहा है, हेड टू टो हमारा विकास चल रहा है, इसकी डायरेक्शन। दूसरा इन्होंने बताया, एक तो होता है स्फेलोकॉर्डल, दूसरा इन्होंने बताया कि प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ भी विकास चलता है। इसकी दिशा सेंटर से बाहर की तरफ भी होती है। अब ये सेंटर आप सेंटर मतलब कि किससे कंसिडर करोगे, जैसे मैंने यहाँ बताया है कि नियर टू दैट डिस्टेंस, मतलब नज़दीक वाले पॉइंट से दूर की तरफ जाता है विकास। नज़दीक वाला पॉइंट से आप समझ सकते हो, जब बच्चा छोटा होता है, या फिर हम बात करें कि जब हम कुछ लिखते हैं, जब हम अपनी फिंगर्स का प्रयोग करते हैं, उससे पहले हम अपनी पूरी बाजू को हिलाना सीखते हैं। यानी जैसे इस
एग्जाम्पल में मैंने बताया जनरल टू स्पेसिफिक, यानी होल टू पार्ट। पहले क्या होता है, पूरी बॉडी को हिलाना सीखता है, फिर वो किसी फाइन मतलब किसी छोटे चीज़ को छोटे पार्ट्स पे आएगा। उसी तरह से ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी सेंटर से। यानी पहले अगर हमें लिखना है, किसी चीज़ को कॉपी पे लिखना है, तो उसके लिए पहले हमें अपनी बाजू को हिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारी फिंगर वो काम करेंगी। ठीक है, मतलब ये सेंटर से बाहर की तरफ जाता है, ये विकास की जो डायरेक्शन है सेकंड वाली, प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक होता है डिफ्रेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन मतलब अलग अलग करना, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। एकीकरण करना, किसका एकीकरण करोगे अब आप? एकीकरण करते हैं जैसे जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के बारे में मैंने ऊपर बताया आपको, होल टू पार्ट जाता है बच्चा, यानी पहले पूरी बॉडी से मूवमेंट करता है, फिर स्पेशल जो काम है उस पार्ट से करता है। तो यानी कि ये जो इंटीग्रेशन का मतलब है, इसका मतलब है प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ, मतलब एकीकरण करना। क्या करना? एकीकरण करना। जो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं उनको साथ लेके वो आगे बढ़ता है। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ही हमारे पास क्या होता है? एकीकरण। मतलब प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उनके साथ बच्चा आगे बढ़ता है। तो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। जो हमारा 7th प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि जो भी हमारे पास एस्पेक्ट हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, जो भी हमारे पास एस्पेक्ट हैं उनका आपस में रिलेशन होता है, यानी वो इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड इन द सेंस कि वो अगर आपका फिजिकल कोई भी एक एस्पेक्ट कमज़ोर होगा तो उसका प्रभाव दूसरे एस्पेक्ट पर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो कम पड़े चाहे वो ज़्यादा पड़े। यानी कि अगर कहीं ना कहीं आप अगर अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है या शारीरिक जो विकास है उसमें लैग कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं संज्ञान पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का क्या मतलब है कि ये जो भी हमारे पास एस्पेक्ट होते हैं, जो भी डेवलपमेंट की मैंने आपको टाइप बताई थी, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी अगर आप किसी एक चीज़ में लैग करोगे तो उसका प्रभाव किसी दूसरी चीज़ पर भी या किसी दूसरे जो विकास का स्तर है उस पर भी पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8th प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम और जो मैच्योरेशन है वो किसका? डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। जितनी अच्छी आपकी, जितने आप मैच्योर होंगे उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। यानी ये जो मैच्योरेशन और जो लर्निंग है ये भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप जितने अच्छे मैच्योर होंगे, आपकी आंखें जितनी परिपक्व होंगी देखने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए, आपकी लर्निंग भी उतनी ही अच्छी होगी। अब 2 साल के बच्चे को बुक पकड़ा दो साइकोलॉजी की तो वो थोड़े ना लर्निंग कर पाएगा, क्योंकि क्यों ना समझ है ना आइज़ उतनी उसकी मैच्योर है। तो क्या मतलब मैच्योर होने के साथ साथ आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 9th जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी विकास का जो ये सिद्धांत है ये क्या बताता है? ये बताता है जो ये हेरिडिटी है, जो अनुवांशिकता है और जो हमारा पर्यावरण है, ये एक जॉइंट प्रोडक्ट हैं। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे का जब विकास हो रहा है तो 50% हेरिडिटी है और 50% एनवायरनमेंट है, ये हम नहीं बोल सकते। ये एक जॉइंट प्रोडक्ट है। यानी डेवलपमेंट जो है, जो हमारे पास डेवलपमेंट है वो एक जॉइंट प्रोडक्ट है, दैट इज
इस तरह हम लिख सकते हैं डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि ये इसको हम एक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि ये 50-50 होगा, ये प्रोडक्ट है, इसमें कुछ भी ज़्यादा हो सकता है और कुछ भी कम हो सकता है। ये एक तरह से प्रोडक्ट माना जाता है बच्चे के विकास में। यानी हेरिडिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा इन्वायरमेंट बच्चे के विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये था हमारे पास 9th प्रिंसिपल। नेक्स्ट है 10th प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, इसके अंडर जो ये यूनिफॉर्म पैटर्न की बात की गई है, इसमें बताया गया है कि जो विकास होता है उसका एक यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके से एक पैटर्न होता है। यानी जब अगर बच्चे की बात करें तो चाहे वो इंडिया में पैदा हो, यूएसए में पैदा हो या कहीं और पैदा हो, उसकी फर्स्ट क्या होती है, वो क्रॉल ही करता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया का बच्चा क्रॉल करेगा और यूएसए का बच्चा पहले ही दौड़ने लग जाएगा, नहीं, ये क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। इसी पैटर्न को हर कोई फॉलो करता है, विकास इसी पैटर्न को फॉलो करता है, इसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। यानी बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो क्रॉल करेगा, देन स्टैंड होगा, उसके बाद वो अगली एक्टिविटी यानी रनिंग या चलना दौड़ना जो भी है वो स्टार्ट करेगा। यानी हर किसी भी कंट्री का बच्चा या कहीं भी पैदा हो बच्चा, एक यूनिफॉर्म पैटर्न रहता है डेवलपमेंट का यही पैटर्न रहेगा कि बच्चा पहले क्रॉल, फिर स्टैंड या सिट या और नेक्स्ट रन या मतलब चलना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट। अब बोला गया कि डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होती है, तो इन्होंने बोला कि ये स्पाइरल होती है या लीनियर होती है। यहाँ पे जो लीनियर है ये डेवलपमेंट नहीं होती है, लीनियर तरीके से कभी भी डेवलपमेंट नहीं होती है। यानी कि हम एक लाइन में आगे कभी नहीं बढ़ते हैं, एक लाइन में हमारा विकास कभी भी नहीं होता है कि बस अगर हमने बढ़ना स्टार्ट किया तो बढ़ते चले गए। विकास अगर होना स्टार्ट हुआ तो वो मतलब चलता ही गया, किसी भी एंड पे नहीं रुका। हमारी हाइट बढ़ने स्टार्ट हुई, वो बढ़ती ही गई, हमारा संज्ञान बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ता ही गया, हम इमोशनल होना स्टार्ट हुए, होते ही गए। नहीं, ये एक लाइन में कभी भी नहीं होता है, ये होता है स्पाइरल फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्पाइरल। ये इस तरह से होता है, इस तरह से जो मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई है, विकास इस तरह से चलता है। यानी कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्या है, इंडिविजुअल, यानी इस पॉइंट से कोई बच्चा ग्रोथ करना या उसका डेवलपमेंट होना मतलब किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये मान लीजिए वो पॉइंट है। फिर इस तरह से जो है विकास होता है। इस तरह का बोलने का मतलब है घुमावदार तरीके से विकास होता है। पहले क्या होता है, एडवांसमेंट होती है। जैसे हम आगे बढ़ना स्टार्ट हुए, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये क्या होगी, एक तरह की एडवांसमेंट, मतलब हम आगे बढ़ गए। एक होता है कि एक स्टेज आती है जब बच्चे की जो हाइट होती है वो एकदम से बढ़ जाती है, देखा होगा आपने। फिर क्या होता है, वो रुक जाती है। ऐसा थोड़े नहीं कि वो बढ़ती रहती है, आता है वो 13-14 ईयर में बच्चे की हाइट एकदम से बढ़ जाती है, फिर वो रुक जाएगी। यानी जब वो बढ़ रही है तो क्या है, एडवांसमेंट है, वो बढ़ रही है, एडवांसमेंट हो रही है हमारी विकास में। और वापस क्या हो जाएगा, फिर ये वापस उस स्टेज में आ जाती है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, बट मूव बैक फॉर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब उस चीज़ को मजबूत करने के लिए, उस चीज़ में परिपक्व होने के लिए वो क्या हो जाती है, ये एक तरह से रेस्ट लेती है स्टेज, विकास की कोई भी स्टेज। मतलब एक तरफ से एडवांसमेंट होगी, फिर वापस आएगी मतलब रेस्ट के लिए, कंसोलिडेशन के लिए, मतलब मजबूत होने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए वापिस आती है, फिर से एडवांसमेंट होती है। फिर इस तरह से हमारा जो विकास है वो स्पाइरल फॉर्म में क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अगर अभी भी आपको इसमें कोई क्वेरी लगती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा। Thank you.